हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू ब्रिजेश सर अकाउंट क्लासेस। बच्चों, आज मैं आपको अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। 11th क्लास में जब बच्चा अकाउंट्स में आता है तो किस तरह से रहता है, क्या क्या चीज़ें उसको बताई जानी चाहिए, कैसे क्या होना चाहिए, ये मैं आपको आज सिखाऊंगा। पूरा अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। आज मैं आपको कराऊंगा 11th की बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। ये मैं कराऊंगा आपको आज, ठीक है। बट मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं कभी भी अकाउंटिंग में फर्स्ट चैप्टर नहीं कराता। पहले बच्चों को मैं हमेशा सेकंड चैप्टर कराता हूँ। उसका रीज़न ये होता है कि अकाउंटिंग बेटा पढ़ाते मैं बहुत सारे टर्म्स यूज़ करूँगा अकाउंट में, जो नए नए वर्ड यूज़ होंगे, जैसे एसेट्स है, कैपिटल है, लायबिलिटी है। अब जिस बच्चों को पता ही नहीं होगा तो फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा उसको अंडरस्टैंडिंग करने में दिक्कत होती है। इसीलिए मैं पहले सेकंड चैप्टर कराता हूँ। तो अगर आपने बेटा अकाउंटिंग शुरू से करना है तो पहले आप इससे पहले वाली वीडियो देख लो, जिसमें मैंने चैप्टर 2 समझाया था। अकाउंटिंग में जो नए नए टर्म्स यूज़ होते हैं वो समझाए थे। उसके बाद फिर इस वीडियो को देखेंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है बच्चे। तो आज मैं आपको करा रहा हूँ इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग होता क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। लिखो बच्चे, लिखना स्टार्ट करो। देखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। Accounting is an art of recording, classifying, summarizing in a significant manner, and in terms of money, transaction and events which are in part at least of a financial character, and interpreting the result thereof, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग की, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब इसको समझो एक एक करके बेटा, जो लिखवाया मैंने। जैसा उसने कहा, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है? लिखने की कला है। क्या लिखा जाता है, क्या लिखते हैं उसके अंदर हम लोग? बिजनेस की ट्रांजैक्शन। क्या लिखते हैं? बिजनेस ट्रांजैक्शन। जो भी बिजनेस में लेन देन होता है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन मतलब होता है लेन देन। तो बिजनेस के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होती है उसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं, उसमें से छांटते हैं कि कैश में कितना हुआ, क्रेडिट में कितना हुआ, फिर उसको हम टोटल करके निकालते हैं, उसे कहते हैं समराइजिंग। फिर जो रिजल्ट आता है उसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं उसमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको बोलते हैं एनालिसिस। और फिर जब रिजल्ट निकल जाता है तो उसके लोगों के साथ कंक्लूजन निकाल के लोगों के साथ हम शेयर करते हैं, उसे कहते हैं इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। तो ये हमारा अकाउंटिंग का मीनिंग होता है। बट इससे पहले छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देके समझा देता हूँ बेटा, क्यों करते हैं, करने का मकसद क्या होता है, ठीक है। छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो आपके बड़े भाई एक दुकान खोलने में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि दुकान खोलेंगे। उसका नाम रखा जाएगा राहुल जनरल स्टोर। भाई का नाम है राहुल, तो क्या खोल रहे हैं? राहुल जनरल स्टोर। अब सोचो, दुकान खोलने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होगा? कोई भी काम आप शुरू करते हैं सबसे पहले क्या चाहिए होता है? पैसा। उस पैसे को क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। बिजनेस की स्टार्टिंग में जो पैसा इन्वेस्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल। तो राहुल भाई ने बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन लिया, ठीक है। और पापा से उन्होंने 5 लाख रुपए ले लिए बिजनेस खोलने के लिए। तो 5 लाख रुपए जो पापा ने दिए उसे बोलेंगे हम लोग कैपिटल। क्या बोलेंगे हम? कैपिटल। उसके बाद जब दुकान खोली जाएगी, सबसे पहले क्या करना है? हमने पैसे लगा दिए। उसके बाद दुकान हम देखेंगे रेंट पे या खरीदेंगे। तो शुरू में दुकान हमेशा रेंट पे खोली जाती है, दुकान रेंट पे करेंगे हम लोग। दुकान के अंदर काम करवाएंगे, वुडवर्क कराएंगे, लकड़ी वगैरह रैक वैक बनाएंगे जहाँ माल रखेंगे, सामान रखेंगे, फर्नीचर बनाएंगे, ऑफिस टेबल बनाएंगे जहाँ बैठेगा बंदा, गल्ले पे हिसाब किताब करेगा। फिर एक लड़का रखेंगे जो दुकान में काम करेगा। फिर हम माल खरीद के लाएंगे। माल बेटा कैश में भी लाएंगे, उधार में भी लाएंगे। फिर माल खरीदेंगे भी, बेचेंगे भी, ठीक है। अगेन जब बेचेंगे तो भी कैश में बेचेंगे और उधार में बेचा जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं। अब ये सब चीज़ें आप देखें, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गई। पैसा लगाया, रेंट पे किया, फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर के लिए पेमेंट की, सर्वेंट रखा, गुड्स, ये सब चीज़ें हम कैसे, एक बंदा कैसे याद रख सकता है? उसके लिए पॉसिबल नहीं ना याद रखना। अगर आप दुकान चलाते हो, आपको पता है दुकान के दिन में कितनी ट्रांजैक्शन होती है, सुबह से लेकर शाम तक करीब 500, 600, 1000 ट्रांजैक्शन हो जाती है। अब आप बेटा कैसे याद रख सकते हो? इस काम के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं।
अकाउंटिंग का मकसद होता है कि इन सारे लेन देनों को, सारे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, केवल बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। मैंने क्या वर्ड यूज़ किया है, बिजनेस ट्रांजेक्शन। राहुल ने घर में कोई सामान खरीदा या घर में कुछ बेचा, घर में कुछ किया, तो उसका इफेक्ट यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। किसके, बिजनेस की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई कैसे करेंगे, हम देखेंगे कैश में कितना है, क्रेडिट में कितना है, फिर इनका टोटल करेंगे कि कैश में कितना हमने बेचा, फिर खरीदा, फिर क्रेडिट में कितना खरीदा हमने, कैश में कितना बेचा हमने, क्रेडिट में कितना बेचा, ये सारी चीज़ें। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन। पहले हमने चीज़ों को लिख लिया, फिर को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसे बोलते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम लोग करते हैं सैमराइजिंग। सैमराइजिंग होता है इसका टोटल करके बताना कि कैश में इतना हुआ, क्रेडिट में इतना हुआ, इसे बोलते हैं सैमराइजिंग। फिर आता है एनालिसिस। हम फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाएंगे, बना के देखेंगे कि बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, हमें हमने कमाया या गंवाया। उसके बाद उसका रिजल्ट निकाला जाएगा, फिर उस रिजल्ट को लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, जो भी बिज़नेस में हमारे साथ पार्टनर होंगे, जिन्होंने पैसा लगाया होगा, जो भी हमारे बिज़नेस में जानने में इंटरेस्टेड होंगे। जैसे पापा जानने में इंटरेस्टेड होंगे कि बेटा जो हमने दुकान खोल के दी राहुल को, उसने कितने पैसे कमाए, कितना किया, उसी को कह देंगे इंटरेस्टेड पार्टीज़। तो जब सबसे पहले क्या करना है, हमने चीज़ों को लिखना है, फिर उसको कैटेगराइज करना है, अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करना है, फिर उसको एनालाइज करके देखना है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफिकेशन आता है, फिर सैमराइज करते हैं, फिर एनालिसिस, फिर इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस मतलब होता है बेटा उसको एनालाइज करना, उसको देखना कि उससे हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनालिसिस। फिर इंटरप्रिटेशन, उसका रिजल्ट निकाल के, कंक्लूजन निकाल के लोगों के साथ शेयर करना, उसे कहते हैं कम्युनिकेशन। तो ये बेटा अकाउंटिंग का मीनिंग है। मीनिंग भी यही है, फंक्शन भी यही है। अगर फंक्शन में पूछेगा तो भी आप बेटा यही लिखेंगे, रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, सैमराइजिंग, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन। मीनिंग क्लियर बच्चे। इसके बाद बेटा लिखो, अब सेकंड पढ़ता है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का मोटिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखो बच्चे, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, नंबर 1, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। मैंने बताया आपको अभी, हम अकाउंटिंग किस लिए करते हैं, ताकि हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स रहें, ताकि कभी भी उसको हम रिकॉल करना चाहें, देखना चाहें तो हम चेक कर सकें। जैसे अगर मेरे पास रिकॉर्ड होगा तो मैं चेक कर सकता हूँ कि पिछले महीने कितनी सेल हुई थी, कितना परचेज हुआ था, कितना लेना था, कितना देना था। लेकिन अगर मेरा रिकॉर्ड ही नहीं होगा मेरे पास, मेरे को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड रखने का सबसे बड़ा मोटिव क्या होता है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग करने का पहला मोटिव क्या है, टू मेंटेन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस। सेकेंड मोटिव बेटा, डिटरमाइन द प्रॉफिट लॉस ऑफ द बिजनेस। डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सेकंड मोटिव ये होता है हमारा, बिजनेस से प्रॉफिट लॉस निकालना। देन थर्ड मोटिव, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अब बात आती है फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बेटा हम देखना चाहेंगे उस बिजनेस का स्टेटस क्या है, मतलब उसके पास हम देखेंगे उसकी बैलेंस शीट। क्या देखेंगे उसकी हम, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, हम उसकी बैलेंस शीट देखेंगे। कैसे बनती है बैलेंस शीट, ये होती है बेटा बैलेंस शीट। यहाँ पे लिखी जाती है लायबिलिटीज, यहाँ पर आता है अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। तो हम देखेंगे हमारे पास कैपिटल कितनी है, हमारे पास लोन कितना है, हमारे पास क्रेडिटर कितने हैं, हमारे पास बिल्स पेबल कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, बैंक ओवरड्राफ्ट, हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारे पास बिल्डिंग कितनी है, फर्नीचर कितना है, मशीनरी कितनी है, और कैश कितना है, बैंक कितना है, स्टॉक कितना है, डेटर कितना है, बिल्स रिसीवेबल कितना है। तो अगर मुझे किसी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी है तो मैं चेक करूंगा उसकी बैलेंस शीट।
ठीक है। जैसे मान लो किसी बच्चे को आपको देखना है कि वो पढ़ाई में कैसा है, तो क्या चेक करोगे आप उसकी? मार्कशीट। मार्कशीट देख के पता चलेगा बच्चा पढ़ाई में कैसा है, उसके मैथ्स में कितना है, उसके साइंस में कितना है, उसके SST में कितने आए। सिंपल। हमें अगर किसी बच्चे की पढ़ाई चेक करनी है, उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखना है, हम उसकी मार्कशीट देख लेंगे। सेम उस तरह अगर किसी फर्म की कुछ फाइनेंशियल पोजीशन देखनी है, हम उसकी बैलेंस शीट देख लेंगे कि उसका बिल्डिंग कितनी है, प्रॉपर्टी कितनी है, फर्नीचर कितना है, कैश कितना है, बैंक कितना है, स्टॉक का मतलब होता है बेटा माल कितना पड़ा है, जिससे जो बेचते खरीदते हैं उसे स्टॉक बोलते हैं। डेटर, ये आपके लिए नया टर्म है। डेटर का मतलब होता है मनी, नहीं, डेटर मीन्स अ पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम अस। अ पर्सन हु बोरो मनी फ्रॉम अस, जो हमसे उधार लेगा उसे बोलेंगे हम डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। अच्छा, अब आता है बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? बिल रिसीवेबल यानी कि ऐसा बिल, देखो डेटर बीआर में क्या फ़र्क है। हमने किसी को पैसा उधार दिया, वो हमारा डेटर है। हमने किसी को पैसा उधार दिया, उससे एक एग्रीमेंट साइन करा लिया, तो उस एग्रीमेंट को हम बोलेंगे बिल रिसीवेबल। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे? बिल रिसीवेबल। अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बोरोइंग्स। जो उधार देने का जो डॉक्यूमेंट होगा उसे बोलेंगे बिल रिसीवेबल। ठीक है, दोनों बात एक ही है। हमने किसी को पैसा उधार दिया, डेटर है वो, लेकिन हमने किसी को पैसा उधार दिया, उससे एग्रीमेंट साइन करा लिया, तो वो बन जाएगा बिल रिसीवेबल। ठीक है। कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या बताया था मैंने? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जब कोई काम आप शुरू करते हैं तो जो पैसा आप लगाते हो शुरू में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल। लोन, लोन मीन्स, अच्छा, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? बोरोइंग्स। लायबिलिटी मीन्स बोरोइंग्स। लोन तो सबको पता है लोन क्या होता है। नया टर्म आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर मीन्स अ पर्सन हु प्रोवाइड क्रेडिट टू अस। जो हमें उधार दे उसे क्या बोलेंगे हम? क्रेडिटर। देन बिल्स पेबल, अगेन अ रिटर्न डॉक्यूमेंट। बिल्स पेबल क्या है? अ रिटर्न डॉक्यूमेंट ऑफ बोरोइंग्स। हमने किसी से पैसा उधार लिया और हमने उसे कागज़ में साइन करके दे दिया, वो क्या है? बिल्स पेबल। हमने किसी से पैसा उधार लिया, क्रेडिटर। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ पे कोई प्रूफ नहीं होता, यहाँ पे प्रूफ होता है क्योंकि हमने साइन करके दिया होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, देख लो बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ फैसिलिटी, बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय बैंक। बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ अ फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू हिज कस्टमर for excess withdrawn from the bank, for excess withdrawn from the bank। यानी बैंक से जब हम ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। क्या बोलते हैं? ओवरड्राफ्ट। जब हम बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल लेते हैं, तो देखो समझो इस चीज़ को, कैसे हो सकता है? कोई हर बंदा नहीं निकाल सकता बैंक से ज़्यादा पैसे। आपके अकाउंट में अगर 5,000 रुपये हैं तो क्या आप 6,000 रुपये निकाल सकते हो? कभी नहीं। लेकिन अगर आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई है, तो अगर मान लो किसी को आप चेक काट के देते हो 6,000 का और अकाउंट में सिर्फ 5,000 रुपये हैं, आपका चेक क्लियर हो जाएगा, आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा -1,000। उस 1,000 को बोलेंगे हम बैंक ओवरड्राफ्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके अकाउंट में 5,000 रुपये हैं और आपने किसी को चेक काट के दिया 6,000 का और आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली हुई है, तो चेक आपका क्लियर हो जाएगा और आपके अकाउंट का बैलेंस हो जाएगा -1,000। उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट। यानी कि जब हम अकाउंट से ज़्यादा पैसे विड्रॉ कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये फैसिलिटी बेटा हर एक को नहीं मिलती, इसके लिए बैंक के पास सिक्योरिटी रखनी पड़ती है, तब आपको बैंक ये फैसिलिटी देता है। और अगर ये फैसिलिटी आपको मिली हुई है तो आप बैंक से ज़्यादा पैसे निकाल सकते हो। ठीक है बेटा। अब आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी हमने पेमेंट नहीं की। ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी हमने पेमेंट नहीं की, जैसे मोबाइल का बिल आ गया घर में पड़ा हुआ, हमने पे नहीं किया, बिजली का बिल घर में आ गया, हमने पे नहीं किया, इस तरह को हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। तो ये है बेटा हमारी बैलेंस शीट। अगर मुझे किसी बंदे की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करनी, मैं क्या चेक करूँगा? उसकी बैलेंस शीट। उससे मुझे पूरा उसका पता चल जाएगा, उसका स्टेटस क्या है, औकात क्या है उसकी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इसको कॉपी कर लेना बेटा आराम से, वीडियो को पॉज करके आराम से कॉपी कर लेना। नेक्स्ट लिखो बेटा,
फैसिलिटेटिंग टू द मैनेजमेंट, हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट, हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। भाई जिस कंपनी में प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किए जाते हैं, सब कुछ सिस्टमेटिक होता है, वहाँ पर बिज़नेस चलाने में आसानी होती है, और जहाँ पर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन होता वहाँ बिज़नेस चलाने में दिक्कत होती है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर इंटरेस्टेड पार्टीज़। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। जो एसेट्स अगर आपके पास हैं और आप प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो आपको पता है एसेट्स की वैल्यू कितनी है, उस पर कंट्रोल करने में आपको आसानी होगी। लेकिन मान लो अगर आपने कोई रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं किया, फिर कुछ साल बाद आप उसका अंदाज़ा फिगर निकालोगे, एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं होगा उसकी वैल्यू कितनी है। ठीक है, तो रिकॉर्ड मेंटेन करने से बेनिफिट है कि हम एसेट की सही वैल्यू जान सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए अब लिखो बेटा, ऑब्जेक्टिव के बाद आता है एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, क्या क्या एडवांटेज है बेटा? देखो, फर्स्ट, इट गिव्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, पहला एडवांटेज लिखो, इट गिव्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस। नंबर 2, हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट, हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को बिजनेस चलाने में आसानी होती है। नंबर 3, रिप्लेसेस मेमोरी, रिप्लेसेस मेमोरी, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स हैं तो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी चीज़ कब हुई, कहाँ कैसे हुई। रिप्लेसेस मेमोरी, आपको जब कोई चीज़ इन्फॉर्मेशन चाहिए आप रिकॉर्ड खोल के देख सकते हो। जैसे मैं पूछूं बेटा आपके 6th क्लास में कितने मार्क्स आए थे, आपको नहीं याद होंगे। 9th में कितने आए थे, हो सकता है शायद आपको याद हो। लेकिन अगर आपकी मम्मी ने सारे रिपोर्ट कार्ड संभाल के रखे हैं, अब घर जाके देख के मुझे कल आके बता दो कि सर इतने आए थे मेरे मार्क्स। फ़ायदा है ना रिकॉर्ड का, कि जब भी आप चाहे उसे रिकॉल कर सकते हो, देख सकते हो। नेक्स्ट, फैसिलिटेट इन कंपैरेटिव स्टडी, फैसिलिटेट इन कंपैरेटिव स्टडी। आप रिज़ल्ट को कंपेयर कर सकते हो, इस साल का रिज़ल्ट लास्ट ईयर से या 2 साल पहले से, 3 साल पहले से कंपेयर कर सकते हो। लेकिन कंपेयर करने के लिए बेटा रिकॉर्ड रखा होगा तभी तो कंपेयर करोगे, अगर रिकॉर्ड ही नहीं तो कंपेयर कैसे करोगे आप। नेक्स्ट, फैसिलिटेट इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, फैसिलिटेट इन सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्स को सेटल करने में आसानी होती है। आपको पता है टैक्स कैसे फाइल करते हैं? जब टैक्स फाइल आप करते हैं इनकम टैक्स, तो आपको अपनी इनकम का प्रूफ देना होता है, आपको बताना होता है कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। और अगर आप सोर्स ऑफ इनकम नहीं बता सकते, आप टैक्स फाइल नहीं कर सकते। ये बात ध्यान रखना हमेशा। टैक्स फाइल करने के लिए सोर्स ऑफ इनकम का होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपको इनकम का प्रूफ होना ज़रूरी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, फैसिलिटेट टेकिंग अ लोन, फैसिलिटेट्स टेकिंग अ लोन। हमने बैंक से लोन लिया, लोन लेने में हमें आसानी होती है। अगर आप बैंक से लोन लेने जाएंगे, बैंक सबसे पहले क्या मांगेगा आपसे? डॉक्यूमेंट्स। क्या मांगेगा आपसे? डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स ही नहीं होंगे आपके पास, बैंक आपको लोन नहीं देगा। ठीक है, तो लोन लेने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट, एविडेंस इन कोर्ट। अगर मान लीजिए कोर्ट में किसी ने केस कर दिया आपसे, तो कोर्ट क्या मांगेगा आपसे? डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, और अगर डॉक्यूमेंट नहीं हुए आप केस हार गए। ठीक है, तो सबसे पहले रिकॉर्ड रखने का बेनिफिट है कि आपके पास एक एविडेंस हो जाता है जिसको जहाँ चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फैसिलिटेट ऑफ सेल ऑफ बिजनेस, फैसिलिटेट्स ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। आप अपना बिजनेस बेच रहे हो, बंद कर रहे हो, अपना बिजनेस आप बंद कर रहे हो, बेच रहे हो, तो सामने वाला क्या मांगेगा आपसे? रिकॉर्ड्स। आप जब भी कोई सेकेंड हैंड चीज़ खरीदते हो तो सामने वाले से पूछते हो भाई कागज़ हैं इसके, नहीं है? क्योंकि अगर कागज़ नहीं होंगे आपका खरीदना बेकार है। अगर गाड़ी आप सेकेंड हैंड खरीद रहे हो, उसके डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपका चालान कट जाएगा, गाड़ी जब्त हो जाएगी। इसलिए जब भी हम कोई सेकेंड हैंड सामान लेते हैं, हमेशा सामने वाले से क्या मांगते हैं? कागज़, प्रूफ। सेम यहाँ पर अगर आप अपना बिजनेस बेच रहे हो तो सामने वाला क्या मांगेगा आपसे? रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई बिजनेस नहीं खरीदेगा आपका। ठीक है। नेक्स्ट, असिस्टेंस इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब कंगाल, दिवालिया निकल गया, सब कंगाल हो गए, तो उसके लिए भी आपके पास रिकॉर्ड्स होना ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सुबह उठ के बोलोगे हाँ जी मैं कंगाल हो गया, लोग मान लेंगे।
उसके लिए भी कोर्ट से आपको सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि वाकई आप इंसॉल्वेंट हुए नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इंसॉल्वेंसी के लिए भी आपके पास रिकॉर्ड्स होने चाहिए ताकि कोर्ट उसको चेक कर सके कि वाकई आप इंसॉल्वेंट हुए हैं, झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है? जहाँ पर 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है। क्यों भाई? ज़्यादा लोग होंगे तो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत होगा, लड़ाई झगड़े होंगे, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स होंगे प्रॉपर तो एक दूसरे को दिखा के सेटिस्फाई कर सकते हैं, हाँ जी आपने ऐसा बोला था, हमने ऐसा किया है। तो रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। भाई रिकॉर्ड्स अगर आपके पास प्रॉपर है तो हर चीज़ आप डिसीजन ले सकते हो, प्लान बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अगर रिकॉर्ड्स ही नहीं है तो आपके लिए कोई चीज़ करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग। चलिए, ये थे बेटा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको। टॉपिक का नाम है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या लिमिटेशंस हो सकती हैं? लिखिए बेटा। नंबर 1, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट। मतलब ये है कि अकाउंट्स पूरा करने और बनाने के बाद भी आप 100% श्योर नहीं हो सकते कि आपका सही है। गलतियां हो सकती हैं, कैलकुलेशन हो सकती है, आपकी एजम्पशन गलत हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि अकाउंट्स आपका 100% एक्यूरेट है, सही है। नेक्स्ट बेटा, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट, अकाउंटिंग इग्नोर्स द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स। अकाउंट्स में हम लोग क्वालिटी जैसी चीज़ इग्नोर कर देते हैं। हम सिर्फ ये लिखते हैं कितना माल आया, कितना गया, कितना बेचा, कितना खरीदा। हम उस माल की क्वालिटी नहीं लिखते, अपने एम्प्लॉय की ऑनेस्टी नहीं लिखते कि ऑनेस्ट है नहीं है, उसका बिहेवियर कैसा है, लोगों से बात कैसे करता है, काम कैसे करता है। वो सब चीज़ें हम लोग अकाउंट्स में नहीं लिख सकते, लेकिन उसका फ़र्क तो पड़ता है बिजनेस में, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं हो सकता क्योंकि अकाउंट में केवल फाइनेंशियल टर्म्स लिखे जाते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल टर्म्स। नेक्स्ट लिखो बेटा, इट इग्नोर्स द चेंजेस इन प्राइस लेवल, इट इग्नोर्स द चेंजेस इन प्राइस लेवल। मार्केट में जो फ्लक्चुएशन होती है उसको भी रिकॉर्ड हम लोग नहीं करते, मार्केट में जो उतार चढ़ाव होता है उसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता। नेक्स्ट बेटा, इट मे बी लीड टू विंडो ड्रेसिंग, इट मे बी लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होता है? मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेशन, बढ़ा चढ़ा के दिखाना। ऐसा बहुत करती हैं कंपनी अक्सर अपने आप को दिखाने के लिए, बहुत ज़्यादा करती हैं। मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूँ। देखो बेटा, आपके पास 2 कंपनी है, बजाज और टाटा। नाम सुना है बेटा दोनों कंपनी का, ठीक है। इसकी सेल है 10 लाख या 20 लाख और इसका प्रॉफिट है 5 लाख। इसकी सेल है 50 लाख और इसका प्रॉफिट है 10 लाख। अब बेटा मैं आपको कहूँ कि किस कंपनी में पैसा लगाओगे आप, तो आप में से 99% बच्चे बोलेंगे जी टाटा कंपनी में लगाना है पैसा। क्यों भाई? उसकी सेल भी ज़्यादा है, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा है। लेकिन एक्चुअली बेटा पैसा इसमें लगाना चाहिए आपको, बजाज में। कैसे? देखो, बजाज में उसने 20 लाख लगा के 5 लाख रुपए कमाए हैं, यानी इसका प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो 25% है। और ये 50 लगा के 10 लाख कमा रहा है, यानी इसका जो परसेंटेज 20% है। तो कौन सी कंपनी आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगी? ऑब्वियस है बजाज, क्योंकि कम पैसे में ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ये ज़्यादा पैसे में कम प्रॉफिट कमा रहा है। तो इसे कहते हैं मैनिपुलेशन, जहाँ पर हम सामने वाले को कंफ्यूज कर देते हैं कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसके माइंड पे हम हावी हो जाते हैं, उसे कहते हैं मैनिपुलेशन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट लिखो, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। अकाउंट्स में कई बार होता है कि जिसमें हम लोग जो चीज़ हम बनाते हैं वो रियलिस्टिक नहीं होती, वो थोड़ी सी एक अलग सी हो जाती है, उसे कहते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। जैसे गोइंग कंसर्न होता है, कोई चीज़ हम खरीदते हैं, हम एज्यूम करते हैं बिजनेस चलता रहेगा, वो चीज़ हमारे साथ चलती रहेगी, बट ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है ख़राब हो जाए, हो सकता है बिजनेस उससे पहले बंद हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एक अनरियलिस्टिक एज्यूम्पशन हम करके चलते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन। चलो बेटा अब आगे लिखो बेटा। अब आता है आपका
ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, branches of accounting, branches of accounting. There are 3 branches. Number 1, financial accounting. Number 2, cost accounting. Number 3, management accounting. 3 तरह की अकाउंटिंग होती है बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जो हम लोग अभी 11th-12th में पढ़ रहे हैं ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, जिसमें हम फाइनेंशियल चीज़ों को स्टडी कर रहे हैं कि फाइनेंस कैसे उसको रिकॉर्ड करते हैं, कैसे करते हैं। हम जो 11th में पढ़ रहे हैं, जो 12th में पढ़ेंगे, दोनों हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। आगे चल के बीकॉम और एमकॉम में आप पढ़ोगे कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हायर स्टडीज़ में, ठीक है। सबसे लेंदी, सबसे बड़ा पोर्शन फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ज़्यादा गहरे नहीं होते, कम होते हैं, मतलब उनमें ज़्यादा कोई टॉपिक नहीं होते। मेन जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है बहुत लंबा टॉपिक होता है, तभी तो उसको 11th में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़े हैं, फिर बीकॉम में भी पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में, फिर सेकंड और थर्ड ईयर में हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये नोट कर लो, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान से बनाओ बेटा, कॉपी में ऐसे फॉर्मेट अपना इस तरह से बनाइए आप। यहाँ लिखो बेसिस, यहाँ लिखो बुक कीपिंग और यहाँ लिखो अकाउंटिंग। बुक बेसिस, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बेसिस, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग लिखिए। नंबर 1 फर्स्ट बेसिस लिखिए, फर्स्ट बेसिस लिखो बेटा बुक कीपिंग का। पहले लिखो फिर मैं समझाता हूँ आपको बेटा। लिखो स्टेज, स्टेज, स्टेज। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। बुक कीपिंग इज अ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। आगे लिखो परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस। Bookkeeping is done by junior staff. Bookkeeping is done by junior staff. Accounting is done by senior staff. Bookkeeping is done by junior staff. Accounting is done by senior staff. Next लिखो बेटा, nature of job. Nature of job. Bookkeeping is routine in nature. Bookkeeping is routine in nature. Accounting is analytical and dynamic in nature. Analytical and dynamic in nature. Objective, objective. The main objective of bookkeeping is to maintain the records of the business. The main objective of bookkeeping is to maintain the records of the business. To maintain the records of the business. And the objective of accounting is, and the objective of accounting is to know the profit or loss of the business. To know the profit or loss of the business, कि बिजनेस से हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये मोटिव होता है हमारा। To know the profit or loss of the business. आगे देखो बेटा, स्पेशल स्किल्स, स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज, वेयर एज अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज। बुक कीपिंग के लिए ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग के लिए ज़रूरत होती है। अब मैं समझाता हूँ आपको। देखो बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग का ही पार्ट है। अकाउंटिंग बड़ा कंसेप्ट है, बुक कीपिंग उसका छोटा सा पार्ट है। जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। यानी जो हम शुरू में पढ़ रहे हैं 1 से लेके 10 चैप्टर तक, वो आपका बुक कीपिंग है। उसके बाद फिर आपका अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग रोज़ किया जाता है, अकाउंटिंग साल में 1 बार किया जाता है, ठीक है। बुक कीपिंग रोज़ करते हैं, अकाउंटिंग साल में 1 बार किया जाता है। बुक कीपिंग
के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है। चलिए, हो गया बेटा। अब बात करते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी बेटा सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग उसका पार्ट है। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग उसका पार्ट है। चलिए, अब हम बात करते हैं बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? 4 हैं बेटा। पहला रिलायबल, रेलिवेंस, क्या क्या है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग? पहला रिलायबल, रेलिवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी कि पहली चीज़ हमारी होनी चाहिए कि जो हमारा इन्फॉर्मेशन, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलायबल होना चाहिए। जैसे आज की डेट में सबसे ज़्यादा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो होती है रिलायबल, वो है गूगल। आपको कोई भी चीज़ पता करनी है, आप गूगल पर डालते हो और जो निकलता है उसे सही मानते हो। तो हमारा जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल है, हम गूगल पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं। दूसरा रेलिवेंस, जब आप गूगल पे कोई भी चीज़ टाइप करते हो, लेट सपोज आपने टाइप किया वर्ल्ड कप, आप देखेंगे बहुत सारे वर्ल्ड कप आ जाएंगे उसमें, लेकिन आपको कौन सा चाहिए? आप उसमें डालोगे वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो आप देखेंगे क्रिकेट के वर्ल्ड कप आ जाएंगे, कितने हुए होंगे। फिर आप देखेंगे कि कौन सा चाहिए आपको, इंडिया ने कौन सा जीता था, तब आपके सामने 2 ऑप्शन आ जाएंगे। फिर उसमें खोलोगे आप 83 वाला, तो कपिल देव वाला आ जाएगा। तो इस तरह से आपको रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप कोई भी चीज़ पूरा डिटेल में जाओगे, बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर दोगे, नहीं, आपको ध्यान देना कि आपको स्पेसिफिक क्या चीज़ चाहिए, वो चीज़ आप करोगे। तो अकाउंट्स में एक तो रिलायबल होना चाहिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, और जो चीज़ पूछी कर उसको बताएं, जो रेलिवेंट है वो चीज़ें डिस्क्लोज करें, ठीक है। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी, कि जो हम लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडेबल हो। जैसे आप बीमार हो गए, आपने अपना मेडिकल टेस्ट कराया, आप गए टेस्ट कराने, रिपोर्ट दी, आपको आज तक कभी रिपोर्ट देख के समझ में कुछ नहीं आया। ऐसी लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं, कोई आम बंदा पढ़ ही नहीं सकता। हाँ, वही जब डॉक्टर को दिखाओगे, डॉक्टर का हाँ जी भाई साहब आप बिल्कुल ठीक हो गए, कोई दिक्कत नहीं, तो आप उसको देख के नहीं समझ पाए, लेकिन डॉक्टर देख के समझ गया। तो उनकी जो लैंग्वेज होती है वो अंडरस्टैंडेबल नहीं होती। लेकिन अकाउंट में जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अंडरस्टैंडेबल होती है, वो बहुत ही सिंपल होती है। दूसरा लास्ट पॉइंट है कंपेरेबिलिटी। हम अपना रिजल्ट किसी भी ईयर के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट के अंदर पॉसिबल है। अगर आपके पास सारे रिकॉर्ड्स हैं, सारे डाटा हैं, तो आप जब चाहें, जिस ईयर को चाहे, उसको आपस में कंपेयर कर सकते हो। क्लियर? अब आता है बेटा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूजर्स। लिखो इंटरनल और एक्सटर्नल। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन 2 तरह के यूजर्स होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल में बेटा 3 आते हैं, ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़। ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, ये आते हैं इंटरनल यूजर्स में। ओनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरनल यूजर्स। और एक्सटर्नल में क्या क्या आता है? एक्सटर्नल में आता है आपका, लिखो, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, रिसर्चर्स, कंज्यूमर्स, पब्लिक, ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं। अब सोचो इंटरनल में 3 थे, कौन कौन से थे? ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। इसलिए इनको इंटरनल बोला जाता है क्योंकि तीनों इन्वॉल्व होते हैं। एम्प्लॉय काम करता है, मैनेजमेंट उनसे काम करवाता है, ओनर कंट्रोल करता है। तो इसलिए उनको बोला जाता है इंटरनल। बाकी लोग बिजनेस में काम नहीं करते, सिर्फ पैसा लगाते हैं। किसी ने माल उधार दिया, किसी ने पैसा उधार दिया, कोई आपका सामान कंज्यूम करता है, कोई आपका सामान बेचता है, कोई सिर्फ सर्वे करने वाले होते हैं। तो इन सबको एक्सटर्नल कहा जाता है, क्योंकि ये बिज़नेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बिज़नेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए इनको कहा जाता है एक्सटर्नल यूजर्स। अब लिखो बेटा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम। 2 तरह के सिस्टम होते हैं, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री। हमारे सिलेबस में डबल एंट्री है जो हमें एंड तक पढ़ना है, सिंगल एंट्री पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर हमारी बुक का सिंगल एंट्री है, बट सारा फोकस डबल एंट्री पे होता है। लिखो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये आपकी बुक का नाम भी यही है बेटा, बुक का नाम भी है, अगर आप देखेंगे ये रहा, डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग समझा दिया कि हाउ टू कीप अ बुक, बुक को कैसे मेंटेन करते हैं, और ये है डबल एंट्री सिस्टम। लिखो बेटा डबल एंट्री सिस्टम इज दैट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, double entry system is that system of accounting in which both effect of transaction are recorded।
बोथ इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड, वन ऑन डेबिट साइड, अदर ऑन क्रेडिट साइड, वन ऑन डेबिट साइड, अदर ऑन क्रेडिट साइड। अकाउंटिंग में जब भी हम कोई लेन देन करते हैं, कोई काम करते हैं, हर एक के डबल इफेक्ट होते हैं, और अकाउंटिंग में हम दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए इसे बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। क्या बोलते हैं हम लोग? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बेटा, इसके एडवांटेज यही कि ये यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई होता है, इससे आप अपनी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि सही है गलत है। ठीक है, जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है बेटा वो हर जगह फॉलो नहीं होता, वो रिकॉर्ड के तौर पे आप यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ आप प्रॉफिट निकाल सकते हो, लेकिन वो प्रॉफिट भी आपका सही नहीं होता, एक्यूरेट नहीं होता, वो नकली प्रॉफिट होता है। तो इसलिए सबसे रिलायबल, सबसे बढ़िया कौन सा होता है? डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है बच्चे, चलो बेटा मुबारक हो, फर्स्ट चैप्टर आपका आज मैंने कंप्लीट करा दिया। अब इसको आप बेटा एक बार बुक में से पढ़ लेना, कोई दिक्कत है, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हो बेटा, ये मेरा मोबाइल नंबर है। कोई भी सजेशन है, कुछ बताना है तो आप प्लीज़ कॉल या व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हो बेटा। ठीक है, चलो बेटा, बाकी चैनल को बेटा लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।